सो एनीबडी, व्हाट इज अ बायोमार्कर? प्लीज बताइए जल्दी से, बिकॉज ये टॉपिक बिल्कुल सिंपल है, इसमें थोड़ा सा आपको सिर्फ ये समझना है, देयर आर अ नंबर ऑफ बायोमार्कर्स, वो कौन कौन से हैं, उनका क्या ओरिजिन है और किस कंडीशन में उनकी डायग्नोस्टिक या थेरेप्यूटिक तो नहीं, डायग्नोस्टिक या प्रोग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस है। अब इतना हिंट दे दिया, कोई बताएगा व्हाट इज द बायोमार्कर? यस, बायोमार्कर क्या होता है बेटा? यस, एनी biological substance which if elevated beyond a limit or if lower than a certain limit then is indicative of certain disorder or indicative of certain risk to the body, to the health. ठीक है, इनके सैली पे वीक हो बेटा, एक बार उनको बुलाना ऑडियो विजुअल वालों को। Okay, so a biomarker is a substance used as an indicator of a biological state and its accurate repeated measurements at reasonable cost. तो वीक हो रहा था, अभी देख लेते हो, नहीं चलेगा बता। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो है कि वो किसी एक पर्टिकुलर बायोलॉजिकल स्टेट को इंडिकेट कर सके ऐसा। दूसरा, बायोमार्कर को डायग्नोस्टिकली इंपॉर्टेंट मानने के लिए ये भी जरूरी है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। आपको एक छोटी सी कंडीशन या कोई एक डिजीज, मान लीजिए लिवर डिसऑर्डर आइडेंटिफाई करना है, जॉन्डिस आइडेंटिफाई करना है, अब आप उसका कोई ऐसा स्पेसिफिक बायोमार्कर ला रहे हो जिसकी कॉस्ट ही 15-20 हज़ार रुपए का टेस्ट है, लेमैन के लिए किसी काम का ही नहीं है। उसको रिसर्च पर्पस के लिए यूज कर लोगे बट वो रूटीन डायग्नोस्टिक्स में यूज नहीं कर सकते। तो रीजनेबल कॉस्ट भी होनी चाहिए। इट शुड प्रोवाइड सर्टेन एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड अल्टीमेटली शुड एड द ट्रीटमेंट ऑफ द सफरर और द पेशेंट। ठीक है, सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। ये नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा है। नाउ जब कार्डियक वर्ड यूज कर लिया उसका क्या मतलब हुआ? चल रहा है लेकिन वो बार बार पता नहीं सेल लूज है क्या है, रिप्लेस ही करा लो, खराब हो गया। कार्डियक वर्ड यूज हो गया तो क्या मतलब है? जो हार्ट से रिलेटेड या कार्डियक प्रॉब्लम्स को इंडिकेट कर सके ऐसे बायोमार्कर्स का ग्रुप। सो नाउ एज यू नो दैट इन द फर्स्ट ईयर यू हैव स्टडीड द बेसिक मेटाबॉलिज्म, आप थोड़ा थोड़ा क्लिनिकल कोरिलेशंस को भी पढ़ रहे हो, and you know that the importance of biochemistry lies in understanding the normal process and then identifying the indicators which indicate certain abnormalities या certain pathological conditions. तो हम कुछ ऐसे कार्डियक बायोमार्कर्स को एन्यूमरेट करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे जो कार्डियक प्रॉब्लम्स के बारे में बताएंगे। So they are protein molecules, most of them released into the bloodstream from damaged heart muscle. सबसे सीधा सिंपल लॉजिक है कि कार्डियक टिश्यू का पैथोलॉजी देखनी है तो ऐसे प्रोटीन्स आइडेंटिफाई करें जो कार्डियक मसल्स के डैमेज से ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो रहे हैं। जैसे कि एक आपको हमने एंजाइम्स की डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस में बताया, बार बार बताते हैं, CKMB। हैव यू हर्ड ऑफ दिस एंजाइम? कम ऑन, टिप्स पे होना चाहिए, सुना तो है। क्रिएटिन काइनेज जो 3 आइसो एंजाइम फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। So the MB form is specific for the cardiac muscles। ठीक है, अभी आएंगी इसमें स्लाइड, तब मैं दोबारा से बता दूंगी। तो जब भी कार्डियक मसल्स में कोई इंफाक्ट होगा, किसी भी तरह का उन पे प्रेशर बढ़ेगा, तो ये CKMB जो है ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होगा। तो अ सडन राइज इन द CKMB लेवल्स इज इंडिकेटिव ऑफ मायोकार्डियल इंफाक्ट। दिस इज वन एग्जाम्पल विच एक्सप्लेन्स व्हाट आर कार्डियक बायोमार्कर। ठीक है, नाउ क्यों जरूरी है ऐसे बायोमार्कर्स? क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि ECG जो है वो कंक्लूसिव हो, बिकॉज विद एज बहुत सारे इवेंट्स हो चुके होते हैं एक इंडिविजुअल की लाइफ में। तो ECG में कोई प्रीवियस इंसिडेंट्स या प्रीवियस इवेंट्स ऑफ कार्डियक इनफैक्ट कार्डियक डैमेज आर ऑल्सो रिकॉर्डेड, वो दिखते हैं उसमें ECG में। लेकिन कोई इमीडिएट है ये आइडेंटिफाई करने के लिए या कभी कभी अगर क्लियर नहीं है, तब इन बायोमार्कर्स की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। दूसरा, जब भी कभी इनकंक्लूसिव होता है या बहुत तरह के डाउट्स होते हैं तो उसमें ये बायोमार्कर्स जो हैं हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ट्रॉमा का पेशेंट आया,
ठीक है, एक्सीडेंट का केस आया, अब उस पेशेंट का ईसीजी भी करा। एक रीजन उसके ईसीजी में डिविएशन का ये भी तो हो सकता है कि वो शॉक में है, उसको इंजरी भी हुई है, लेकिन ये देखने के लिए कि कोई कार्डियक इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, आपको बायोमार्कर्स की जरूरत पड़ेगी, कार्डियक बायोमार्कर्स की जरूरत पड़ेगी। गॉट इट? जैसे कोई पेशेंट की सर्जरी होनी है तो उसका वर्कअप होना है, तो हमें लिवर फंक्शन भी देखना है, उसका रीनल फंक्शन भी देखना है, हमें उसका कार्डियक फंक्शन भी देखना है। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ these biomarkers, and in biomarkers में specifically I am talking about the cardiac biomarkers, कुछ characteristics pattern होते हैं rise और fall के, जो इनकी significance को और भी बढ़ा देते हैं। They are interesting to note as well as very very important to understand for any clinician, right? तो एक तो कार्डियक बायोमार्कर वो हैं जिनकी स्पेसिफिसिटी बहुत अच्छी होगी। ये मैंने आपको दो टर्म्स बताए थे, स्पेसिफिसिटी एंड सेंसिटिविटी। कोई बताएगा क्या है? जब हमने क्वालिटी कंट्रोल की क्लास ली थी तब भाई नोट्स बनाते हो, सब हाथ पे हाथ रख के बैठते हो। व्हाट इज स्पेसिफिसिटी? जब किसी मार्कर के बारे में हम बात करते हैं तो उसकी स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी डिफाइन करते हैं कि वो कितना स्पेसिफिक है, कितने टाइम्स वो पॉजिटिव को पॉजिटिव ही बता रहा है, दैट इज स्पेसिफिसिटी, और कितने टाइम वो नेगेटिव को पॉजिटिव बता रहा है, दैट इज द सेंसिटिविटी। ठीक है, इजी डायग्नोसिस होना चाहिए, प्रोसीजर बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए बायोमार्कर को इवैल्यूएट करने का। उसके कुछ फार्माकोकाइनेटिक्स भी होने चाहिए। व्हाट डज दिस मीन? अच्छा रहता है कि उसका कुछ फार्माकोलॉजिकल काइनेटिक्स दिखें कि आफ्टर द डोजेज ऑफ सम ड्रग उसके काइनेटिक्स राइज या फॉल करते हैं या नहीं। ओके, एंड द मार्कर शुड प्ले अ डिजाइन रोल इन द ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द क्लिनिकल सब्जेक्ट। Now these are some of the cardiac biomarkers that have been identified and established over the years. आपको क्वेश्चन आएगा तो भी एक्सपेक्ट कि आप कम से कम इनको एन्यूमरेट कर सकें, इनके बारे में दो दो लाइन मेंशन कर सकें। ठीक है, और अगर वाइवा में पूछा जाए तो आप एटलीस्ट ये नाम बता सकें। तो नोट तो करो, तुमको सब दिमाग में रीड हो जाता है क्या, या डू यू फाइंड ऑल दीज इन योर बुक्स एज सच? कुछ तो आउटलाइन नोट किया कीजिए, आप लोग ऐसे बैठते हैं बिल्कुल क्लास में। तो टू बिगिन विद अगर पूछा जाए कि भाई व्हाट आर द मेजर कार्डियक बायोमार्कर्स, सो वी स्टार्ट विद SGOT, जिसको हम AST भी कहते हैं, एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज। ये और कौन से ऑर्गन के फंक्शन में एक टेस्ट की तरह काम में आता है? लिवर। बट हम वहां पर भी क्या बोलते हैं कि SGOT इज मोर स्पेसिफिक फॉर कार्डियक मसल्स, और इसीलिए लिवर डिसऑर्डर्स में OT और PT के रेशो को भी कभी कभी इवेल्युएट करा जाता है। Then another enzyme LDH, क्या फुल फॉर्म है LDH का? Oh no, anyone else? What is the lactate dehydrogenase? ये एंजाइम हम कहाँ पढ़ते हैं मेटाबॉलिज्म में? एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, जहां पर पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टेट, और अगर लैक्टेट को दोबारा पायरुवेट में कन्वर्ट होना है उसके लिए भी सेम एंजाइम काम में आता है, लैक्टेट डीहाइड्रोजनेज। माय डियर, आगे आके बैठिए। CPK के आइसोफॉर्म्स जो मैं भी आपको बता रही थी, मायोग्लोबिन एंड दीज टू वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स, आई एम श्योर आपने फिजियोलॉजी एनाटॉमी में भी इनके बारे में पढ़ा होगा। ट्रोपोनिन मसल प्रोटीन्स होते हैं, ट्रोपोनिन T एंड ट्रोपोनिन I। तो एक बिल्कुल बेसिक सिंपल से अगर याद रखना है तो पता है कि भाई अगर मसल्स में किसी भी तरह की इंजरी होगी तो ये प्रोटीन्स भी ब्लड में बढ़ेंगे। सो नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ताकि इसी के बेसिस पे आप एन्यूमरेट कर सको। जब हम कार्डियक बायोमार्कर्स की बात करते हैं तो दिस डजंट ओनली मीन कि वो एक सिर्फ मायोकार्डियल इन्फार्क्ट का मार्कर हो। ठीक है, किस किस चीज के मार्कर्स को हम कार्डियक बायोमार्कर मानते हैं? बायोमार्कर्स ऑफ मायोकार्डियल इंजरी,
मार्कर्स ऑफ मायोकार्डियल नेक्रोसिस, आई एम श्योर नेक्रोसिस समझते हैं सब लोग. मार्कर्स ऑफ मायोकार्डियल इस्चीमिया, व्हाट इज इस्चीमिया? ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है, व्हेन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड. इस्चीमिक स्ट्रोक सुना है कभी? व्हाट इज इस्चीमिक स्ट्रोक? It is a type of infarct that occurs due to lack of oxygen. ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, ब्लड सर्कुलेट तो हो रहा है लेकिन ऑक्सीजन नहीं जा रही, तो इट इज एज गुड एज अ infarct. ठीक है. Then biomarkers of hemodynamic stress. What is this? Yes. Exactly, very good. जब भी ब्लड प्रेशर जो है वो कम या ज्यादा होता है तो फ्लूइड जो हमारा बैलेंस है वो बिगड़ जाता है. एंड कार्डियक मायोपैथीज में हार्ट मसल्स में, हार्ट के आसपास जो है फ्लूइड अक्यूमुलेशन हो जाता है. तो जो हीमोडायनेमिक इम्बैलेंस होता है उस स्ट्रेस को इंडिकेट करने वाले बायोमार्कर्स. एंड देन देयर इज द लास्ट कैटेगरी, इन्फ्लेमेटरी एंड प्रोग्नोस्टिक बायोमार्कर्स. इन्फ्लेमेटरी बायोमार्कर्स क्या होते हैं? इन्फ्लेमेशन समझते हैं आप लोग, पैथोलॉजी में पढ़ेंगे वैसे, बट एनी आइडिया व्हाट इज इन्फ्लेमेशन? जब किसी भी तरह का कोई भी पैथोजेनिक एक्सपोजर होता है बॉडी को, तो उसके अगेंस्ट बॉडी जिस तरह से वर्क करती है उससे एक या तो टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है, सेल्स जो हैं वो एडिमा हो जाता है, रेडनेस हो जाती है. हम ये सब फील करते हैं ना. अगर हम सिंपल एक बात करते हैं कि मस्कीटो ने या किसी इंसेक्ट ने बाइट किया तो उस एरिया पे थोड़ा सा सूजन आ जाएगी, रेडनेस होगी, इरिटेशन होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा. व्हाट इज ऑल दीज? दीज आर इंडिकेशंस ऑफ इन्फ्लेमेशन. यानी कुछ टिश्यू को डैमेज हुआ है और वहां पर इन्फ्लेमेशन कॉज हुआ है. जब इन्फ्लेमेशन कॉज होगा तो उसके लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दी जाती हैं. वी वोंट गो इनटू द डिटेल्स, या आप लोग नेक्स्ट फेज में पढ़ोगे, ठीक है. लेकिन इन्फ्लेमेशन के मार्कर्स और प्रोग्नोस्टिक बायोमार्कर्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्नोस्टिक बायोमार्कर? प्रोग्नोसिस क्या होता है? आगे के रिस्क को एंटिसिपेट करना, ठीक है. आज नहीं है पेशेंट, आज हेल्दी है, हम क्या कहते हैं रूटीन चेकअप में ये टेस्ट करा लो, ठीक है, कि भाई अगर लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, तो ये प्रोग्नोस्टिक मार्कर है. आगे चल के, अभी भी नहीं है अगर, तो हाइपरटेंशन हो सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो सकती है पेशेंट को, ठीक है. सो दीज आर प्रोग्नोस्टिक बायोमार्कर्स. तो हम इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. ये अगेन उसी का थोड़ा डिटेल्ड क्लासिफिकेशन है. अगर आप लोग इतना थोड़ा भी एन्यूमरेट कर देंगे तो आप यू विल गेट गुड मार्क्स फॉर कार्डियक बायोमार्कर्स. इफ यू सी, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्डियक बायोमार्कर्स अकॉर्डिंग टू वेरियस स्टेजेस ड्यूरिंग द कार्डियक डिजीज प्रोसेस. कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम? सबसे पहले एंडोथीलियल डैमेज. कार्डियोवैस्कुलर डिजीज कहाँ से शुरू होती है? जब ब्लड वेसल्स में एंडोथीलियम पे डैमेज होता है, ठीक है. एंडोथीलियम पे डैमेज कब होगा? जब या तो ब्लड में लिपिड्स का लेवल हाई होता है, उसकी वजह से प्लाक फॉर्मेशन स्टार्ट होता है. तो उसके मार्कर्स कौन कौन से हैं? एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, उसका ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, एंड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, ठीक है. लिपिड परऑक्सीडेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, 11th-12th में भी पढ़ाते हैं. और एंटीऑक्सीडेंट्स का कंसेप्ट आपको बायोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ाया है. वहां पे हम बताते हैं कि बॉडी में इतने सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, कई बार इंटरमीडिएटली कुछ एक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनती हैं जो कि बहुत ज्यादा हाईली एक्टिव होती हैं और वो परऑक्सीडेशन कर देते हैं मेम्ब्रेन्स का, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है. उसकी वजह से क्या होगा? मेम्ब्रेन रप्चर होगी, टिश्यू डैमेज होगा. तो एंडोथीलियम में अगर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज पहुंचेंगी तो वो एंडोथीलियल डैमेज कॉज करती हैं. तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को डायरेक्टली तो देखना मुश्किल होता है, लेकिन उनके रिस्पॉन्स में, उनके ज्यादा बनने के रिस्पॉन्स में अगर कुछ एंजाइम्स बढ़ते हैं तो वो भी बायोमार्कर्स हो जाते हैं. गॉट इट? तो पहला स्टेज है एंडोथीलियल डैमेज, इसमें एलडीएल एंड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज हो गए. इन्फ्लेमेशन के कौन कौन से मार्कर्स होते हैं ये आगे डिटेल स्लाइड्स में भी हैं. सबसे इंपॉर्टेंट और इजी टू रिमेंबर है द सी रिएक्टिव प्रोटीन एंड द इंटरल्यूकिन्स, ठीक है. अगर सारे स्पेसिफिक याद भी नहीं रहे तो आप इंटरल्यूकिन्स और सी रिएक्टिव प्रोटीन लिख सकते हैं.
राइट। तो एंडोथीलियल डैमेज हुई, एंडोथीलियल डैमेज से इन्फ्लेमेशन हुआ हमारी ब्लड वेसल्स में, ठीक है। उन ब्लड वेसल्स में अल्टीमेटली इन्फ्लेमेशन की वजह से बन गया प्लाक, ठीक है। प्लाक जब डीस्टेबलाइज होगा उसके फ्लेक्स से बन जाएंगे। बिल्कुल प्लाक कैसे बनते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हार्ड वाटर फ्लो कर रहा है इन सम रबर पाइप तो ग्रेजुअली वो फ्लेक्स की तरह से जमा होने लग जाता है, जो सॉल्ट, जो मिनरल्स होते हैं। तो वो प्लाक जब डीस्टेबलाइज होगा उसके मार्कर्स कौन से हैं, साइटोकिन, एडिपोनेक्टिन एंड पैप ए। सबका थोड़ा थोड़ा ब्रीफ है, लेकिन अगर आप एन्यूमरेट कर देंगे देन ऑल्सो इट इज फेयर इनफ। एक दो को आप डिटेल में जरूर बताइए। जब प्लाक डीस्टेबलाइज होगा तो क्या होगा, अपनी जगह से मूव कर रहा है ब्लड वेसल्स में, तो वो ब्लड के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। अगर ब्लड का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई डिस्टर्ब होगी, दैट मीन्स इस्चीमिया कॉज होगा, ठीक है। सो व्हाट इज द नेक्स्ट इवेंट, मायोकार्डियल इस्चीमिया। नाउ मायोकार्डियल इस्चीमिया के स्पेसिफिक बायोमार्कर्स हैं इस्चीमिया मॉडिफाइड एल्ब्यूमिन, यानी ब्लड में जो हमारा प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन होता है वो मॉडिफाई हो जाता है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, IMA। देन फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन होता है, ये भी एक मार्कर है, एंड BNPs, अगेन द डिटेल्स वुड बी कमिंग, ठीक है। बट ये इवेंट समझ लीजिए। अब जब मायोकार्डियल इस्चीमिया हुआ, यानी कि हमारी कार्डियक मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो सेल डेथ होगी, नेक्रोसिस होगा, राइट। नेक्रोसिस के मार्कर्स हो गए ट्रोपोनिन, CKMB एंड मायोग्लोबिन, जो कि मसल प्रोटीन्स हैं सब, ठीक है। तो मसल्स ब्रेक हुई, मसल्स में इंजरी हुई, सेल डेथ हुई, उनसे सारे प्रोटीन्स ब्लड में आ गए, एंड अल्टीमेटली दिस कार्डियक नेक्रोसिस इट लीड्स टू कार्डियक डैमेज विच रिजल्ट्स इन मायोकार्डियल स्ट्रेस एज वेल एज हार्ट फेलियर। तो ये जो BNPs हैं और जो दूसरे प्रोटीन्स हैं, ये सब मायोकार्डियल स्ट्रेस और हार्ट फेलियर के भी इंडिकेटर्स। इज दिस क्लियर? तो ये स्टार्ट कहां से हुआ था, एंडोथीलियल डिस्फंक्शन से, एंडोथीलियल डैमेज से लेकर और प्लाक फॉर्मेशन, डीस्टेबलाइजेशन, जिससे इस्चीमिया कॉज हुआ, एंड दैट कॉजेज नेक्रोसिस एंड अल्टीमेटली हार्ट फेलियर। इज इट क्लियर? ये इवेंट्स हैं और इन इवेंट्स के हिसाब से ये मार्कर्स हैं। तो अब आप देखोगे अगर हम इस चार्ट में ऊपर चलेंगे ना, तो रेज्ड LDL, रेज्ड CRP, रेज्ड इंटरल्यूकिन्स, रेज्ड होमोसिस्टीन, ये सब हार्ट फेलियर के प्रोग्नोस्टिक मार्कर्स हो गए। अगर ये बढ़े हुए हैं तो आगे चल के इस पेशेंट को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होगी, ठीक है। तो जितना जल्दी डिटेक्ट हो जाएगा उतना जल्दी उसको आप लाइफस्टाइल चेंजेस और मेडिकेशन एडवाइस कर सकते हैं। गॉट द इंपॉर्टेंस ऑफ द मार्कर्स? ये उन्हीं इवेंट्स को दूसरी तरह से बताने की कोशिश की है इन द डायग्राम। प्लाक फॉर्मेशन की वजह से एंजाइना होगा, चेस्ट पेन होगा, थ्रोम्बोसिस होगा, डेथ ऑफ द मायोसाइट्स, नेक्रोसिस एंड ऑल दीज इवेंट्स। और हर जगह आप देखेंगे कुछ कुछ स्पेसिफिक मार्कर्स हैं, आपको कुछ को याद रखना जरूरी है। जैसे इसमें इन्फ्लेमेशन के लिए देयर इज HSCRP, फॉर ischemia there is ischemia modified albumin and FABP, and for heart failure specifically there is BNP. Now जो सबसे पहली कैटेगरी हमने क्लासिफिकेशन में बात करी थी मायोकार्डियल इंजरी, उसमें ये दो कैटेगरीज हैं ब्रॉड। अगेन जस्ट अ रिपीटिशन, पहला है नेक्रोसिस का मार्कर CKMB, मायोग्लोबिन एंड कार्डियक ट्रोपोनिन, एंड मायोकार्डियल इस्चीमिया की मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हार्ट टाइप, फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन एंड इस्चीमिया मॉडिफाइड एल्ब्यूमिन। ओके, सो वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट ऑल दीज। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट, जो मैंने कहा था कैरेक्टरिस्टिक है कि इनका राइज और फॉल का पैटर्न, स्पेशली कार्डियक टिश्यू डैमेज का जो राइज और फॉल का पैटर्न है। आप देखो देयर इज टाइम ऑफ इंक्रीज एंड द पीक वैल्यू, कब पहुंचता है। द फर्स्ट वन इज CKMB,
ये जो चारों पांचों है ना, ये MI के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको उठाना। लास्ट में समरी तुमसे ही पढ़वाऊंगी। CKMB का इंक्रीज का टाइम है, कोई भी इवेंट इनफास्ट होने के 4 to 8 आवर्स में वो राइज करना शुरू कर देगा, एंड इन 12 to 24 आवर्स इट रीचेज द पीक। भूपेश बैठ जा, हाँ कर दो, ठीक है। इसमें अपने नाम के अगेंस्ट सिग्नेचर कर दीजिए आप लोग। 12 to 24 आवर्स एंड इट रिटर्न्स बैक टू नॉर्मल इन 3 to 4 days। ठीक है, ये इसका पैटर्न है। Whenever a question, please don't talk, whenever a question on cardiac biomarkers is asked, आपको एन्यूमरेट करने हैं, और कम से कम ये पैटर्न, ये टेबल होनी चाहिए 4-5 मार्कर्स की, कि कब राइज करते हैं, कब पीक पे पहुंचते हैं और कब फॉल करते हैं। LDH जो है वो थोड़ा नॉन स्पेसिफिक है, इट इंक्रीजेज इन 2 to 5 days एंड रिटर्न्स टू नॉर्मल इन 10 days। इसकी पीक वैल्यू बहुत ज्यादा क्लियर नहीं बनती है। Another biomarker, myoglobin, rises in 2 to 4 hours, peak comes in 8 to 10 hours and returns back to normal in 24 hours. And then you see troponin I and troponin T, जिनकी peak जो है वो 12 to 48 hours में आती है, and what is important here is that they return back to normal in almost 7 to 10 days. क्या significance है इस टेबल की या इस पैटर्न को समझने की? इस पैटर्न को समझने की क्या सिग्निफिकेंस है? यस, एनीबडी? ऐसा नहीं होता ना कि हमेशा कोई किसी पेशेंट को चेस्ट पेन हुआ और वो इमीडिएट आ गया हॉस्पिटल, या जैसे मैंने कहा ट्रॉमा है और कार्डियक इवेंट भी हुआ है, तो द क्लिनिशियन हैज टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ द हिस्ट्री, या अगर एक बायोमार्कर अनक्लियर है, नहीं दे पा रहा है क्लियर पिक्चर, तो दूसरे बायोमार्कर की हेल्प लेनी पड़ेगी टू रीच टू अ कंक्लूजन। एंड दैट इज व्हाई यू सी कि जहाँ पे CKMB बहुत अच्छा रिलायबल मार्कर है, क्योंकि बहुत जल्दी राइज कर रहा है, पीक पे आता है और 3-4 दिन में नॉर्मल पे आ जाएगा। तो यानी अगर रीसेंट इवेंट है किसी पेशेंट के चेस्ट पेन का, उसके अंदर CKMB कंफर्मेशन दे सकता है। और ट्रोपोनिन्स जो है वो ऑलमोस्ट 7 to 10 days तक हाई रहते हैं, तो यानी कि अगर कोई प्रीवियस इवेंट है उसके अंदर भी रिलायबल ज्यादा कौन से होंगे? ट्रोपोनिन्स। अगर 3-4 दिन से पुराना कोई केस है, वो कह रहा है 3-4 दिन पहले हुआ था जी, तब ध्यान नहीं गया, इतना सबसाइड हो गया था, देन द क्लिनिशियन विल हैव टू थिंक अबाउट ट्रोपोनिन्स और मे बी सम अदर हायर एडवांस्ड बायोमार्कर। ठीक है, तो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज पीक वैल्यूज एंड दीज पैटर्न। वी एक्सपेक्ट कि आप कम से कम 3-4 इनमें से एन्यूमरेट कर सकें, और जरूरी नहीं है कि आप टेबल बनाएं, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है। तो यू सी, ये कौन सा है? मायोग्लोबिन। इसीलिए आजकल कम काम में आता है, क्योंकि मायोग्लोबिन बहुत जल्दी राइज करता है, बहुत जल्दी फॉल कर जाता है, तो उसका क्लैरिटी नहीं रहती। यू सी, बहुत ही जल्दी वो 12 घंटे के अंदर ही इस नॉर्मल रेंज के अंदर आना शुरू हो जाता है, and the rest they have a specific pattern. इसमें ये भी दिख रहा है कि ट्रोपोनिन्स जो है वो ज्यादा देर तक हाई रह रहे हैं, CKMB जो है वो सडन फॉल करता है। ठीक है, this is just repetition, so we will not go. Troponins, I have already told you, they are regulatory proteins released when cardiac cell necrosis occurs. I am sure आप लोगों ने ट्रोपोनिन्स को पढ़ा है पहले भी। तो यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखना जरूरी है कि ट्रोपोनिन T and troponin I are the 2 proteins specifically which are cardiac biomarkers. Now troponin T और I इनकी रेफरेंस रेंज है। If you see, for T the reference range or the cutoff is 0.01 nanogram per ml and for troponin I is it 0.04 nanogram per ml। यानी इतने कम अमाउंट में भी अगर ये ब्लड में डिटेक्ट हुआ है, तो दिस इज इंडिकेटिव ऑफ सम इवेंट ऑफ डैमेज टू द कार्डियक मसल। इतना स्पेसिफिक है ये। अरे क्या है यार, CKMB मैंने आपको बताया,
और प्लीज ये ध्यान रखिएगा कि दिस इज द मोस्ट सिंपल एग्जाम्पल, अगर आइसो एंजाइम्स की डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस पूछी जाए या कार्डियक बायोमार्कर की, दोनों ही जगह ये आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं। सीके जो एंजाइम है डाइमर होता है, 2 प्रोटीन चेन्स का बना है, वन इज एम टाइप, दी अदर इज बी टाइप। एम कहाँ पे होता है? यस, इन द skeletal muscles. BB is specific for brain and MB is purely specific for cardiac muscles. ठीक है? और जब कोई ऐसा केस होता है जहां पे ट्रॉमा अलोंग विद कार्डियक इवेंट है, तो वहां पर CK-MB वर्सेस टोटल CK की भी रेशो कैलकुलेटिव होती है और वो भी इंपॉर्टेंट होती है फॉर डायग्नोस्टिक कंक्लूजन। तो इसका रिलेटिव इंडेक्स है ये CK-MB डिवाइडेड बाय टोटल CK इंटू 100 and a relative index exceeding 3 is indicative of acute MI. ओके, अगर टोटल CK के 1/3 से ज्यादा हो रहा है CK-MB, then it is indicative of MI. मायोग्लोबिन हम लोग बात कर चुके हैं, मसल प्रोटीन है लेकिन इसकी नॉन स्पेसिफिक हो जाता है बिकॉज बहुत जल्दी राइज करके बहुत जल्दी फॉल करता है। एंड मायोग्लोबिन इसलिए भी नॉन स्पेसिफिक है कि बिसाइड्स मायोकार्डियल इंफार्क्शन, रीनल फेलियर, यूरीमिया जैसी कंडीशंस, मायोपैथीज में भी ये राइज करता है, सो इट इज नॉन स्पेसिफिक। दिस इज इंपॉर्टेंट, IMA और ischemia modified albumin, it is produced when circulating albumin contacts ischemic heart tissue. It can be measured by albumin coat bulb binding and it rises within 6 hours and remains elevated for 12 hours. इश्चीमिया के एपिसोड को बताने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सर्कुलेट कर रहे हो अटेंडेंस शीट? अगेन इट इज नॉन कार्डियक स्पेसिफिक। अगर नॉन कार्डियक इवेंट है इश्चीमिया का, ब्रेन में इश्चीमिया हुआ है, तो उसमें ये कभी कभी कंफ्यूजिंग हो सकता है। हार्ट टाइप फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन, वेरी स्टेबल, लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन, it is present in the cytoplasm of myocardial cells. It is involved in active fatty acid metabolism. तो जब लिपिड लेवल्स बढ़े हुए होते हैं तब इस पर्टिकुलर प्रोटीन का लेवल भी बढ़ा हुआ रहता है। Then again a very important group, maybe अभी आपको इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ आए, but for the clinicians it is very important as you move to the clinical side. They are a group of structurally similar but genetically distinct peptides which are responsible for regulating the blood pressure. ठीक है, diuretic peptides कहलाते हैं या natriuretic. They are identified as regulatory diuretic natriuretic substances responsible for salt and water homeostasis. इसमें बहुत सारे होते हैं, BNP and anti-pro-BNP are the most important ones. Brain natriuretic peptide. If you see pro-BNP 76 अमीनो एसिड्स का है, उसमें से जब ये कुछ पेप्टाइड चेन ब्रेक होती है तो ये एक्टिव BNP में कन्वर्ट होता है। इन सर्टेन कंडीशंस pro-BNP इज मोर इम्पॉर्टेंट, वो प्रोग्नोस्टिक मार्कर हो जाता है, BNP जो है वो डायग्नोस्टिक मार्कर है। तो अकॉर्डिंगली द क्लिनिशियन वुड एडवाइज आइदर pro-BNP और BNP। We won't go into the details, ये सिर्फ ब्रेकडाउन बताया है कैसे पेप्टाइड चेन ब्रेक करती हैं। And this last I would like to discuss homocysteine. Please tell me what is homocysteine, कहाँ बनता है? आपने मेटाबॉलिज्म पढ़ा है? Yes? मीथियोनिन से सिस्टीन के फॉर्मेशन के बीच में एक इंटरमीडिएट अमीनो एसिड बनता है होमोसिस्टीन, ठीक है। एंड एज सच इसको 20 अमीनो एसिड्स की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है, बट अगर
विटामिन B12, फोलेट की डेफिशिएंसी है, या किसी और ऐसे कंपोनेंट की डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से होमोसिस्टीन जो है वो सिस्टीन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, then this elevated level of homocysteine, it leads to endothelial damage. ठीक है? So this is an intermediary amino acid formed during the conversion of methionine to cysteine, and moderate hyperhomocysteinemia is common in 5 to 7% of the population, and it is recognized as an independent risk factor for development of atherosclerotic vascular disease. ठीक है? होमोसिस्टीन डायग्नोस्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, काफी तरह की कंडीशंस में पेशेंट्स में होमोसिस्टीन का इवैल्यूएशन कराया जाता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज बीइंग यूज्ड फॉर इश्चीमिया पेशेंट। इश्चीमिक इंजरी हार्ट पे भी हो सकती है, और कहाँ हो सकती है? ब्रेन। तो इश्चीमिक स्ट्रोक जो होता है उसके केस में भी उन पेशेंट्स के लिए भी होमोसिस्टीन लेवल्स कराए जाते हैं। ठीक है? It is implicated directly in vascular injury including intimal thickening, disruption of the elastic lamina, smooth muscle hypertrophy और platelet aggregation. मान लीजिए एक पेशेंट की ECG एबनॉर्मल आई, आगे चल के क्लिनिशियन ने इकोकार्डियोग्राफी करी जिसके अंदर कार्डियक इंटिमा जो है उसकी थिकनेस बढ़ी हुई है। ऐसे केसेस में पेशेंट्स में होमोसिस्टीन लेवल्स कराए जाते हैं, बिकॉज वो इंडिकेट करते हैं कि ये पेशेंट इज एट अ हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग कार्डियोवैस्कुलर। Got it? Then the inflammatory markers I have already told you, आप ज़्यादा नहीं याद रख सकें तो आप कम से कम इंटरल्यूकिन्स और C रिएक्टिव प्रोटीन इनको याद रखिएगा। ठीक है? जब भी कभी इन्फ्लेमेशन होगा तो एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकिन्स, आप लोगों ने इम्यूनोकेमिस्ट्री पढ़ा है ना? पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? सेल्यूलर इम्यूनिटी पढ़ा है? ठीक है? एक तो होती है हमारे सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज, दूसरी सेल्यूलर इम्यूनिटी होती है। ठीक है? उसका जो रोल होता है वो होता है थ्रू दीज साइटोकिन्स एंड थ्रू दीज इंटरल्यूकिन्स। तो जब भी किसी साइट पे कोई भी अटैक होता है किसी भी तरह के पैथोजन का, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकिन्स रिलीज होते हैं, IL-1, IL-6, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, ये सब लिवर में जब इम्पैक्ट करेंगे तो अक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन्स, हेप्टोग्लोबिन, C रिएक्टिव प्रोटीन्स, ये सब सिक्रीट होंगे। एंड ये जितने भी मार्कर्स हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फॉर इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस डिसऑर्डर्स। कार्डियक तो मैंने बताया ही है आपको, लेकिन किसी भी जगह का इन्फ्लेमेशन है उसके अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है? इवन कैंसर पेशेंट्स में भी कई बार इनिशियल स्टेज पे कितना सीवियरिटी है या कितना डिग्री ऑफ डैमेज टू द टिश्यू है वो देखने के लिए इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स करे जाते हैं। एंड फॉर दैट रीजन आई सपोज CRP आप लोगों को, मे बी आप अब हायर फेज में जाओगे तब यू मे अंडरस्टैंड इट बेटर, दैट किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन है तो उसके CRP लेवल्स करा के हम ये देखते हैं, हायर द CRP लेवल मोर इज द सीवियरिटी ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो उसे कौन सी डिग्री की, कौन से ग्रेड की, कौन से स्टेज की जनरेशन की ड्रग देनी है वो भी उस पर डिपेंड करता है। गॉट इट? तो CRP जो है एज सच जनरलाइज मार्कर है, बहुत सारी कंडीशंस को इंडिकेट करता है। वी वोंट गो इनटू दीज डिटेल्स। The only limitation with CRP as a cardiac marker is it is low specificity, because besides cardiac inflammation ये और तरह के inflammations को भी highlight करेगा। I think this is not required, but अगर anybody interested, अगर आप ये note दिखा भी देते हैं micro RNAs, then it can be an added advantage. They are approximately 20 to 25 nucleotides long, non-coding RNAs that negatively regulate or inhibit gene expression. ठीक है? These RNAs, they regulate cardiovascular system and can be divided into regulating endothelium function, cardiac myocyte specific mRNAs, cardiac myocyte and skeletal muscle microRNAs and smooth muscle microRNAs। ये मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं। T सेल्स जो हैं उनके थ्रू मीडिएट होता है इनका रिलीज, दिस वी आर लीविंग।
कोपेप्टिन एक और बायोमार्कर है विच इज मोर अ मार्कर ऑफ हेमरेज एंड सेप्सिस, बट आजकल इसकी वैल्यू आइडेंटिफाई हुई है ऑल्सो इन AMI. So that's all. But before concluding, I would like you to enumerate कौन कौन से मेजर बायोमार्कर्स आप बोलेंगे अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो कौन कौन से मेंशन करेंगे? यस, ऐसे नहीं, एक वन बाय वन, स्टार्टिंग विथ यस, CKMB, SGOT, LDH और SGOT तो हो गया, CKMB भी हो गया. मायोग्लोबिन नॉन स्पेसिफिक है, ट्रोपोनिन T एंड ट्रोपोनिन I. What about ischemia? What is the full form of IMA? Ischemia modified albumin. And एक और उसके साथ बताया था fatty acid binding protein, hard type fatty acid binding protein. And जो एक और एंडोथीलियल डिस्फंक्शन के मार्कर्स है वो कौन कौन से हैं जो इनकी प्रोग्नोस्टिक वैल्यू अच्छी हो जाती है? एक मिनट, यस, लास्ट रोज, मोबाइल वाले तुम बताओ, और वो जो ब्लैक शर्ट सो रहा था, यस, LDL कोलेस्ट्रॉल. हम कोलेस्ट्रॉल जब पढ़ते हैं, लाइपोप्रोटीन्स पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल. तो गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है? HDL. और बैड कोलेस्ट्रॉल कौन सा है? LDL. So LDL is an indicator of endothelial dysfunction along with ROS. तो ठीक है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज. अभी जो मैंने बताया था अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में, यस, होमोसिस्टीन. ठीक है. सो एंडोथीलियल डैमेज के लिए आप बताएंगे LDL एंड होमोसिस्टीन. इन्फ्लेमेटरी के लिए हो जाएंगे CRP एंड इंटरल्यूकिन. इश्चीमिया के लिए हो जाएंगे IMA एंड हार्ड टाइप फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन. एंड नेक्रोसिस के लिए हो जाएंगे आपके CKMB, ट्रोपोनिन, BNP, नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड. So the summary says that they are important in not only the diagnosis but also in the prognosis and treatment follow-up, and no single biomarker is confirmatory. A panel of biomarkers are to be utilized to reach to a conclusion and to decide the treatment of the patient. And as such, for any patient's cardiac evaluation, the most common tests that are utilized or they are termed as cardiac panel are CKMB, troponin I and NT-proBNP. ये तीन टेस्ट जो हैं वो एक कार्डियक पैनल में, कोई भी पेशेंट अगर इमरजेंसी में आता है या जिसमें एक ऐसा डाउट है कि कोई कार्डियक एपिसोड हुआ है तो एक कार्डियक पैनल रन किया जा सकता है. इज इट क्लियर? ओके. सो एंटी रैगिंग ब्रेक्स पे जाने वाले हैं आप लोग. लाइट्स ऑन करनी है क्या? So we need to understand the importance and आप तुम लोग अगर नहीं सुधरोगे ना तो NMC ना तुम्हारे एग्जाम में देने लगेंगे क्वेश्चन कि एंटी रैगिंग डे कब मनाते हैं, एंटी रैगिंग वीक कब मनता है. ठीक है. सो प्लीज पे अटेंशन. इस बार बहुत स्ट्रिक्ट डायरेक्टिव्स आए थे अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम द UGC, दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, एज वेल एज फ्रॉम NMC, बिकॉज despite all measures unfortunately there are institutions जहां पर अभी भी रैगिंग के इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते हैं. so this is not a joke. यहां हंस रहे हो तो दैट मीन्स आप सब पे पेनल्टी लगनी चाहिए. इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस एंड माइंडेड. द ओनली पर्पज कि ये 2-4 मिनट इस पे निकाले हैं ये इसलिए है दैट यू मे अंडरस्टैंड दैट please refrain from any activity which comes under the category of ragging. ठीक है? Because unfortunately every year we always try to protect the students, freshers
उनको हर तरह का वो देते हैं सपोर्ट, बट द नेक्स्ट ईयर एज सून एज दे रीच टू द सेकेंड फेज वो अपने जूनियर्स के साथ फिर वही मिसबिहेव और वही करना शुरू कर देते हैं. So please refrain from all such activities. It is a criminal offense. Go through the site, Supreme Court के directives पढ़िए. Even stopping any pressure, asking his name, making him stand in front of you and taking his introduction, his or her introduction, that also comes under the category of ragging. And let me tell you, इतने ऐसे incidents हुए हैं कि आप लोग अभी तो शेर बन जाते हो, लेकिन फिर जब you are in a trap या आपके against complaint होती है ना, we will not be able to protect you. So ये जो आप लोग सब हंस रहे हो ना, you should not take this as a joke. This is an important thing and please say no to ragging. This is a request. जरूरी नहीं है चेन को ब्रेक करना चाहिए. Be yourself good to your juniors and आप एक नया ट्रेडिशन स्टार्ट करो. Please refrain from ragging.